हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अंजू वहीद और आज आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो लोग HEC बेस्ड स्कॉलरशिप पे अपना PhD या मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HEC बेस्ड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, HEC बेस्ड स्कॉलरशिप पे मंथली कितनी फंडिंग होती है, HEC बेस्ड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है, आप ये स्कॉलरशिप ऑब्टेन करने के बाद किन किन कंट्रीज में जा सकते हैं, और क्या आप ये स्कॉलरशिप पे अपने पेरेंट्स या अपने बच्चों को अपने साथ दूसरे कंट्री में लेके जा सकते हैं या नहीं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद, जिन्होंने अभी रिसेंटली ही HEC बेस्ड स्कॉलरशिप पे अपनी PhD की स्टडीज़ की है। मिलते हैं अपने आज के मेहमान से, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ुबैर अहमद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सर, खैरियत ये से। HEC बेस्ड स्कॉलरशिप होता क्या है और इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पर काम करने का बेड़ा उठाया और इस मौजू पर जो है वो आपने वर्किंग स्टार्ट की। इसमें सबसे पहले मैं बात स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि कोई भी PhD, कोई दोस्त मुझसे अगर मशवरा कर रहा हूँ कि मैं PhD करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको मशवरा देता हूँ कि आपको 4 पहलुओं से बैक वक्त काम करना है। 4 पहलू कौन कौन से हैं? स्कॉलरशिप इज वन ऑफ द मैटर, नॉट ऑल। स्कॉलरशिप जो है उन 4 में से एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है। बाकी जो पहलू आपने काम करना है, सबसे पहले तो आप देखें कि आपका मिजाज है भी या नहीं है PhD का, क्योंकि PhD करना कोई फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, आपके ऊपर लाजिम नहीं है। आपका अगर मिजाज है, आपका अगर रुझान है तो PhD की तरफ आएँ। रिसर्च का अगर आपका माइंडसेट है तो PhD की तरफ आएँ। अदरवाइज अपना और कौम का पैसा जो है वो महफूज करें और अब आपकी जो स्किल्स हैं उस तरफ मूव करें, नंबर 1। और जब मिजाज है तो किस फील्ड में, किस एरिया में आपका मिजाज है, किस फील्ड में आपकी प्रीवियस नॉलेज है, उस फील्ड का, उस मौजू का तयन, एरिया का तयन। बाकी तो मौजू तो आगे चल के तय हो जाता है। एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो मुतय्यन करें। ये एक एस्पेक्ट हो गया कि PhD करना है या नहीं करना और किस एरिया में करना है, नंबर 1। फिर उसके बाद दूसरी चीज है कि उस एरिया में पहले से क्या काम हुआ है। सही है, एक तो है ये लिटरेचर रिव्यू, जब आप PhD शुरू करने के बाद करेंगे, लेकिन लिटरेचर रिव्यू PhD में जो आप करेंगे उससे पहले आप उस एक इनिशियल लिटरेचर रिव्यू करें, 10, 15, 20 स्टडीज जिस एरिया में आप, मिसाल के तौर पर मेरा एरिया इस्लामिक फाइनेंस है, अगर इस्लामिक फाइनेंस में कोई PhD करना चाहे या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये दोनों एरियाज है मेरे, तो इसमें कोई अगर करना चाहे तो सिंपल गूगल स्कॉलर पर जाके लिखे कि इस्लामिक फाइनेंस पे जो रिसेंट 5 साल की, पिछले 3 साल की या 5 साल की जो स्टडीज हैं, वो 5 से 10 जो है वो किसी एक्सेल शीट पे, स्प्रेडशीट पे बना लें और उसका थोड़ा सा एनालिसिस करें कि किस नौयत के, और वहीं से फिर अपनी फील्ड से मुताल्लिका लोगों से मिलें और फिर वहां से देखें कि किस जगह पे जो है आपके एक्सपर्ट हैं। और इसमें जैसे मिसाल के तौर पर इस्लामिक फाइनेंस पे मैं काम करना चाह रहा था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कई सालों के लोगों से इंटरेक्शन के बाद कि इस्लामिक फाइनेंस में पाकिस्तान में भी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान से बेहतर जो है वो UK में, टर्की में और मलेशिया में, इन 3 कंट्रीज में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि निस्बतन बेहतर अंदाज में जो है इस्लामिक फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो उन्हीं एरियाज को, उन्हीं कंट्रीज को मैंने फोकस किया। तो आप अपने एरिया को फोकस करें और फिर देखें कि उसके एक्सपर्ट्स कहाँ मिल सकते हैं। फिर उसके बाद उन एक्सपर्ट्स की यूनिवर्सिटीज क्या हो सकती हैं, और उसमें से फिर उस सबके आखिर में जो सबसे पहली चीज हम समझते हैं स्कॉलरशिप, वो सबसे आखिरी चीज है कि आप उसकी फाइनेंसिंग कैसे करेंगे। अगर आप PhD करना चाह रहे हैं इन मराहिल से गुजरने के बाद, तो फिर जो है उसका आप फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगे। तो PhD की जो HEC की स्कॉलरशिप है इज वन ऑफ द ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस में से। ओके, और जो स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं? फॉर एग्जांपल, अगर कोई PhD के लिए आना चाह रहा है तो एक तो कंडीशन डेफिनेटली ये होगी कि उसका मास्टर्स होना चाहिए। क्या IELTS या TOEFL या इस तरह का कोई चीज, कोई और डॉक्यूमेंट्स भी इसके लिए रिक्वायर्ड हैं? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके 2 पहलू हैं। एक तो है आपके स्कॉलरशिप प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट्स, जैसे HEC है, या आपके अगर सुपरवाइजर हैं, दीगर कोई फंडिंग प्रोवाइडर है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है।
फंड की यानी स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि आपके दाखिले की क्या रिक्वायरमेंट है। जो आपने पॉइंट्स उठाए आईएलटीएस या टोफल वगैरह या दीगर जो भी इसके वो हैं, वो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं ज़्यादातर आपके दाखिले की सिचुएशन में। जैसे मिसाल के तौर पर जब मैं कोशिश कर रहा था तो उस वक्त जो है वो यूके, टर्की और मलेशिया 3 जगहों पे कोशिश कर रहा था। मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ जो है ये आईएलटीएस इनका बैंडविड्थ जो है रिक्वायर्ड था तकरीबन 6.5 के अराउंड हमारी फील्ड में। यूके में जो है 7 या उससे ऊपर रिक्वायर्ड था। टर्की वाले जो है वो जीमेट पे फोकस थे कि उनको जीमेट चाहिए था। तो ये रिक्वायर्ड होती है कि यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको क्या रिक्वायरमेंट कर रही है। अलबत्ता स्कॉलरशिप के लिए जो है इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अलबत्ता स्कॉलरशिप जो है वो बहुत सारी किस्म की हो सकती हैं। तो जैसा कि अभी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि HEC का ई पोर्टल पे हमें अपना अकाउंट बनाना होता है, रजिस्टर करना होता है, और उस रजिस्ट्रेशन के नतीजे में जो है वहाँ जब हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप मुख्तलिफ आई भी होती हैं, हर स्कॉलरशिप की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको अच्छी तरह पढ़ें और वहीं पर आपको मेंशन होगा कि क्या चीज़ें हैं। आमतौर पर जो जनरल क्राइटेरिया है जो HEC एज अ फंड प्रोवाइडर क्राइटेरिया रखता है, नंबर 1 आप जो है वो पाकिस्तान या आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेशनल हो, नंबर 1। और दूसरा जो है वो बाकी चीज़ें तो आपने खुद भी बताएंगे, वो उस फील्ड में, रेलिवेंट फील्ड में मास्टर हो। अगरचे दुनिया के दीगर ममालिक में उससे हटकर भी एक्सेप्टेबल बाज़-औक़ात हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल हम जो है इस पे फोकस होते हैं कि उससे रेलिवेंट फील्ड में मास्टर वगैरह हो। और तीसरी क्या चीज़ इस पे HEC ने कुछ डिफाइन किया है कि साल में HEC कितनी दफा ये स्कॉलरशिप अनाउंस करेगा? और आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की है कि अगर कोई ये जानना चाहता है कि कब कब HEC के स्कॉलरशिप आ रहे हैं तो वो जस्ट HEC के ई पोर्टल पे जाए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाए और वहाँ से उसको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्कॉलरशिप अभी अवेलेबल है, राइट? जी बिल्कुल। तो इसमें स्कॉलरशिप्स मल्टीपल किस्म की हैं। तो कुछ जो है वो मुख्तलिफ औकात में जारी होती रहती हैं। इसमें रेलिवेंट कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं या व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, वहाँ उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए, अपने रेलिवेंट लोगों से कनेक्टेड रहना चाहिए। तो कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं है। बाज़ स्कॉलरशिप्स हैं जैसे कॉमनवेल्थ वगैरह है, वो हर थोड़े अरसे बाद, साल 2 साल बाद ऑफर होता है। बाज़ हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते, कुछ अरसे बाद 2-4 साल बाद उनका वो आता है। तो ये वाली चीज़ें हैं। एक क्राइटेरिया, पिछला सवाल था तो उसमें एक क्राइटेरिया जो है वो एज लिमिट का भी है। एज लिमिट जो है वो जैसे पीएचडी स्कॉलरशिप की आमतौर पर एज लिमिट होती है 35 इयर्स पीएचडी की, डेट ऑफ एप्लीकेशन या डेट ऑफ टेस्ट जो भी उनका कट ऑफ डेट है उसके मुताबिक। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है पोस्ट डॉक वगैरह की 40 साल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कहती है ज़ीरो कोड नहीं है हमारा मामला। ओके जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन को अगर आप स्क्रीन शेयर कर दें और ये बताएं कि HEC पे ई पोर्टल कैसे बनता है और ई पोर्टल के जरिए से हम कैसे देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी वहाँ पर अवेलेबल है। ये रहनुमाई हो जाएगी उन लोगों की जो लोग जस्ट अभी अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं अपने लैपटॉप से आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सिंपल हम गूगल में गए, गूगल में हमने जो है या कोई भी ब्राउज़र है वहाँ लिखा ई पोर्टल HEC, और वहाँ जाके जो है वो हम HEC पाकिस्तान ई पोर्टल हमने लिखा है और वहाँ जाएंगे। जब पहली दफ़ा हम जा रहे हैं तो ये आप देख लें, ये पोर्टल HEC का ये हमारे सामने आ गया है। हम डायरेक्ट, जो पहली दफ़ा जा रहे हैं दोस्त, वो डायरेक्ट रजिस्टर पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल तरीके से जाते हैं। हम वेबसाइट पे गए, इसका लिंक भी जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा, हमारे दोस्त अंजुम वहीद भाई इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इसका सिंपल ये वाला स्क्रीन आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ई पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो सबसे पहले आप ये लिंक यूज कर सकते हैं और उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। जी, तो ये 2 तरीके हैं। ये उन लोगों के लिए जिनका पहले से अकाउंट बना हुआ है, वो सिंपल यूजर आईडी जो कि नॉर्मली आपका CNIC नंबर होता है और फिर पासवर्ड वो डालेंगे। लेकिन जो पहली दफा आ रहे हैं रजिस्टर करना है, कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये रजिस्टर छोटा सा नीचे लिखा हुआ आ रहा है ग्रीन वाला, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे। बहुत आसान सा मेथड था, कोई इतना ज्यादा मसला नहीं हुआ था। अगरचे मैं आज से कोई 2017 में रजिस्टर हुआ था और 5 साल तकरीबन आप टाइम पीरियड गुजर चुका है। तो सिंपल अगर हम इसमें देखें, इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी हुई हैं, चूज योर नेशनलिटी, तो पाकिस्तानी नेशनल आमतौर पर या AJK नेशनल होंगे। इसी तरह CNIC टाइप, 2 तरह के CNIC हो सकते हैं जो इसके लिए HEC पोर्टल के लिए एप्लीकेबल होंगे। CNIC यानी कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड,
یا POC یعنی پاکستان اوریجن کارڈ. پاکستان اوریجن کارڈ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دیگر ممالک میں بستے ہیں جن کے آباء و اجداد پاکستانی تھے لیکن وہ دوسری ڈوئل نیشنلٹی پہ گئے ہیں. تو اگرچہ نارملی اس طرح کی چیزوں میں اسکالرشپ میں ڈسکریج کیا جاتا ہے ڈوئل نیشنلٹیز کو, لیکن ممکن ہے شاید POC یہاں لکھا ہوا ہے تو آپ جو بھی ریلیونٹ اس میں ہے وہاں لکھ دیں. CNIC جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں ایگزامپل میں انہوں نے لکھا ہے 1 2 3 4 5, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے ڈیش نہیں دینا. صحیح. اسی طرح جب آپ لاگ ان کر رہے ہوں گے وہاں بھی CNIC نمبر لکھتے وقت آپ نے ڈیش نہیں دینا ہے, یہ چیز ذہن میں رکھیں. پھر اسی طرح ریجن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات جو ہے یہاں پر مختلف ریجنز کے لیے کوٹا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے کہ سندھ کے لیے کتنا ہے, پنجاب کے لیے کتنا ہے, تو آپ نے اپنا ریلیونٹ پورشن جو ہے وہ یہاں سلیکٹ کرنا ہے کہ کس ریجن سے آپ کا تعلق ہے. پاسورڈ آپ لکھیں گے, اس کو کنفرم کریں گے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 2 دفعہ لکھا جائے گا, پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ, یہ 2 الگ الگ کھانے ہیں. بعض اوقات یہ دیکھنے میں مشکل ہو جاتی ہے, تو اگر آپ بھول بھی گئے تب بھی آپ کو اسی طرح جو ہے وہ میکینزم سے گزرنا ہوگا, وہ ہم بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا آپ خود بھی بعد میں دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح پرائمری سیل نمبر یا موبائل نمبر, یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہے یہ رجسٹریشن کے پروسیس کے اندر آپ کا فون نمبر ہونا چاہیے ود ان پاکستان یا آؤٹ آف دی پاکستان, وہ آپ مینشن کر دیں گے. اور پرائمری ای میل ایڈریس, یہ بھی بہت سوچ سمجھ کے ڈالیے گا کیونکہ ایک دفعہ پرائمری ای میل ایڈریس ڈال دیا تو وہ بہت آپ کے لیے مفید ہوگا. آگے چل کے اگر آپ پاسورڈ وغیرہ بھولتے ہیں تو آپ کا پرائمری فون نمبر یا پرائمری ای میل ایڈریس یہی آپ کے لیے مفید ہوگا. اور بعد میں جب آپ یہ ساری چیزیں کر لیں گے کیپچر کوڈ کر کے سبمٹ کے بٹن پہ جائیں گے. لیکن چونکہ آلریڈی میرے پاس اکاؤنٹ ہے تو میں اس اکاؤنٹ کو یوز کروں گا, اور اس اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے جو ہے یہ جو ہے تو ناظرین آپ کو سب سے پہلے ای پورٹل پہ رجسٹریشن کروانی ہے. چونکہ ڈاکٹر زبیر احمد کا پہلے سے ہی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو وہ اپنے اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے سائن ان ہو رہے ہیں. جی, تو ایسے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ لاگ ان ہو رہا ہے اور اس میں یہ ڈیش بورڈ پہ آ جائے گا. اور ڈیش بورڈ پہ آپ نے کیا کلک کیا یا پہلے سے باضابطہ طور پر خود بھی بائی ڈیفالٹ بھی ڈیش بورڈ پہ آنا چاہیے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس کس اسکالرشپ پہ آپ نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے. تو جن اسکالرشپس پہ اپلائی پہلے سے میں نے کیا تھا مجھے خود بھی یاد نہیں ہے. سب سے پہلی دفعہ میں نے دیکھیں یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سب سے پہلی اسکالرشپ سب سے آخر میں آ رہی ہوگی. یہ انڈیگو 5000 PhD اسکالرشپ پروگرام تھا. یہ ود ان پاکستان جو ہے یہ اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. اگرچہ بہت مائنر اماؤنٹ ہوتی ہے لیکن بہرحال جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس خرچے بھی کم ہوتے ہیں نسبتاً. تو یہ جو ہے یہ میں نے اسٹارٹ کی تھی لیکن اس کو سبمٹ نہیں کیا تھا. یہ اسٹیٹس میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹارٹ کی تھی, سیوڈ کی ہوئی ہے, لیکن سبمٹ نہیں کی تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ پورے نہ ہوں. بہت دفعہ کیونکہ اس میں ڈومیسائل PRC اور بہت سارے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے, تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس اسکالرشپ کے لیے آپ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی اسکالرشپ کے جو ہے وہ سارے ڈاکومنٹ پورے ہوں اور آپ اپلائی کر بھی سکیں. بہت دفعہ آپ شروع کرتے ہیں لیکن پوری نہیں کر پاتے, لیکن وہ ضائع نہیں جاتی, محنت ضائع نہیں جاتی, وہ اگلے اس میں آپ کو کام آ جاتا ہے. ایک ڈاکومنٹ ایک ٹائم پہ پورا ہوا, دوسرا اگلے ٹائم پہ ہو گیا, تیسرا اگلے ٹائم پہ ہو گیا. تو یہ پہلا 23 فروری 2017 کو میں نے سیو کیا تھا, نہیں آگے بڑھ پایا. اسی طرح اگلا والا ہے لرننگ اپورچونٹی ابراڈ, یہ بھی سیوڈ ہے, یہ بھی سبمٹ نہیں ہو سکتا تھا 24 فروری 2017. تو اس کا مطلب ہے یہ 2 اٹیمپٹس تھیں جو کہ ناتمام تھیں, مکمل نہیں ہو سکی تھیں, تو یہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گی اصولی طور پر. یہ یعنی اسکالرشپ میں نے اپلائی ہی نہیں کیا. لیکن تیسری جو ہے پاک US نالج کوریڈور اپلیکیشن فارم, یہ آیا ہوا تھا, تو یہ 23 مارچ 2017 کو یہ میں نے اپلائی کیا تھا. یہ سبمٹڈ کا آپشن آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹس جو ہے سبمٹڈ تھا, تو یہ نہیں ہو پایا ہوگا. اب جو ریسنٹ جو ہے یہ یونیورسٹیز انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی پروگرام USETP فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ایک لحاظ سے ہے, تو اس کے اندر یہ سبمٹڈ کا آپشن ہے. 30 جون اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی اور اتفاق سے شاید آخری تاریخ کو میں نے جمع کرایا ہوگا, اور اسی میں جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھی ہو سکتے ہو. تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے لیے لیفٹ سائڈ پہ جو آ رہا ہے, لیفٹ سائڈ پہ جو پینل باکس آ رہا ہے اس میں آن لائن ہیلپ ہے, مائی پروفائل ہے. جو ساتھی پہلی دفعہ آئیں گے ان کے لیے یہ مائی پروفائل بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے جو ہے وہ 1 by 1 اس کے اندر جو ٹیبز ہیں اس کو بہت کیئرفلی فل کرنا ہے. جو بھی ڈیٹا ہے آپ اس کو اچھائی سے اور سچائی سے, ٹروتھ ویل ٹولڈ, اچھے انداز میں جو ہے یہاں پر رکھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ٹیبز ہیں اس میں آپ نے جو ہے وہ 1 by 1 اس کے اندر جو ٹیبز ہیں اس کو بہت کیئرفلی فل کرنا ہے. جو بھی ڈیٹا ہے آپ اس کو اچھائی سے اور سچائی سے, ٹروتھ ویل ٹولڈ, اچھے انداز میں جو ہے یہاں پر رکھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ٹیبز ہیں اس میں آپ نے جو ہے وہ اچھائی سے اور سچائی سے, ٹروتھ ویل ٹولڈ, اچھے انداز میں جو ہے یہاں پر رکھیں گے. اور
उसकी रोशनी में आप वन बाय वन, यानी सबसे पहले ये आपसे जिस तरह के नॉर्मली होते हैं इम्पोर्टेंस वगैरह, आपका टाइटल ये नहीं है, अगर पहले से आप पीएचडी नहीं है तो डॉक्टर नहीं लगा सकते, सिंपल मिनिस्टर लगाएंगे, फर्स्ट नेम आ जाएगा, इसी तरह मिडिल नेम अगर है तो लास्ट नेम वगैरह वगैरह, मैरिटल स्टेटस वगैरह वगैरह। तो आप इसी तरह जो है इसको फिल करेंगे, बर्थ डेट क्या है और सारी चीज़ें, इसी तरह पासपोर्ट नंबर वगैरह, सीएनआईसी वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगले मरहले में इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आएगा। ये जो वन बाय वन आप देख रहे हैं, तो इसको सामने रखते हुए कॉन्टैक्ट और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिकेशन, वन बाय वन करके आपने सारी चीज़ों को फिलअप करना है। जब इसको फिलअप कर लेंगे तो आपकी प्रोफाइल, अब ये इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको हर दफ़ा अलग अलग नहीं ये सबमिट करना पड़ेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको लेकर आ जाता हूँ, इसको, ये सारी चीज़ें आपने अपलोड कर दी, फिर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक फ़ायदा ये होगा, अब मुझे नहीं पता कि अब यही वाला मामला है या नहीं है, पहले तो यही था कि यहीं से आप अटेस्टेशन के लिए, एचईसी की हमें डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की सर्विस चाहिए होती थी, वो यहीं से हम अप्लाई कर सकते थे। अब शायद उन्होंने ई सर्विस का कोई वो पोर्टल बनाया है, तो उसके लिए देखा जाए, ये यहाँ पर अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहीं से हम अप्लाई शायद कर सकते हैं, वरना ई सर्विसेज तो इंटरलिंक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा सर, क्या आप ये बता सकते हैं अभी अपने ही इस पोर्टल से कि आजकल करंटली कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं? जी, तो इसमें ये 2-3 हम वो करते हैं आपके लिए। जो ज़्यादा काम का है ये वाला पोर्शन है, चूँकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, अज़ान भी हो रही है, तो हम बस कंक्लूड करने की तरफ जाएँगे। तो स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स के अंदर ये वन बाय वन चीज़ें आ रही हैं। इसमें जैसे पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ रहा है, आपने सिंपल जस्ट गए एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके जो है वो आपका डेटा खुद ब खुद वहाँ से उठा लेगा प्रोफाइल से आमतौर पर। कुछ मज़ीद डेटा चाहिए होगा तो वो आपको जमा कराना होगा, और फिर उसके बाद आप, ये अब एक्टिव नहीं है, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, स्कॉलरशिप इज नॉट एक्टिव, सही। तो आप वन बाय वन सारी चेक करते जाएंगे, जो अवेलेबल होंगे ऑप्शन उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एचईसी बेस्ड स्कॉलरशिप के पे अप्लाई करें तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। सर, आखिर में मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका मलेशिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और चूँकि मैं आपसे ये क्वेश्चन करने ही वाला था कि आपने यूके मलेशिया को क्यों चूज़ किया अपनी स्टडीज़ के लिए, तो आपने पहले बता दिया है कि चूँकि आपकी फील्ड की रेलेवेंट यहाँ जो यूनिवर्सिटी थी वो आप समझते थे बेहतर थी, इसलिए आपने यहाँ की यूनिवर्सिटी चूज़ की है। तो क्या आप ये बता सकेंगे कि मंथली फंडिंग कितनी थी, और जो आपको मंथली फंडिंग मिल रही थी क्या वो आपको इन टाइम मिल रही थी या नहीं? और सेकंडली, उससे जो एक्सपेंडिचर थे वो एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए वो फंडिंग काफ़ी थी? जी, दोनों सवालात का मैं जवाब इस तरह दूँगा। मंथली फंडिंग जो है वो आमतौर पर $900 पर मंथ होती है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के एतबार से भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है ये $900 पर मंथ होती है, और ये यहाँ कन्वर्ट होने के बाद जो है ये हमें यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलती है, यानी एचईसी यूनिवर्सिटी को पे करता है और यूनिवर्सिटी जो है वो फिर हमें पे करती है। तो आमतौर पर हम कह सकते हैं कि डिलेज़ मुख्तलिफ, चूँकि इसमें इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, एचईसी है, फिर उसके बाद दूसरे कुछ, क्योंकि पाकिस्तान का डायरेक्ट जो है मलेशियन बैंक से उस तरह लिंक नहीं है पाकिस्तानी बैंक्स का, तो अमेरिकन कुछ बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ मलेशियन बैंक है, फिर यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है वो थोड़ा सा डिलेज आ सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह एचईसी का रोल इसमें बहुत कोऑपरेटिव आमतौर पर पाया जाता है। और दूसरा, बाकी आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे भी डिपेंड करता है। आपने हर कुछ अरसे बाद जब भी एचईसी के नुमाइंदे आपसे जो है मुतालबा करेंगे तो आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट रिटर्न में जमा करानी होती है, तो उसके बाद ही आपकी अगली स्कॉलरशिप का, यानी ईयर बाय ईयर जो है वो चल रहा होता है। यानी आपने फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आपको शुरू में मिलेगी, या 8 महीने की, 4 महीने की, जो भी मिलेगी, उसके बाद आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करानी होगी। वो अगर सेटिस्फैक्ट्री होगी तो उसके बाद जो है वो आपको अगले पीरियड की स्कॉलरशिप की तरफ मूव किया जाएगा। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मंथली बेसिस फंडिंग मिलती रहेगी। और आपको बताना चलूं कि करंटली जो डॉलर का रेट चल रहा है उस हिसाब से $900 तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट में 2 लाख रुपए बन रहे हैं। और क्या आप ये बताएंगे कि आपके जो यहाँ की जो स्टडीज रही हैं, इसमें जब आपका घर से आना जाना हुआ तो क्या जो टिकट्स की अमाउंट थी वो भी एचईसी ने पे की है, या जस्ट आपको ये राउंड अबाउट 2 लाख जो मनी है एचईसी जस्ट ये आपको पे करती है? देखिए, एचईसी का जो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका जो फाइनल अप्रूवल लेटर है, जो फाइनल अवार्ड लेटर है, उस पे डिपेंड करती हैं। इसी तरह आपका जो पिछले एग्रीमेंट्स होते हैं एचईसी से वो क्या है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आमतौर पर जो फाइनल अवार्ड लेटर होता है जो अब तक देखे गए हैं, उसके मुताबिक जो है वो हमें जो है वो
वन टाइम HEC आना और जाना वो करेगा, यानी फर्स्ट टाइम आना और लास्ट टाइम जाना, ये जो है रिफंड करेगा। तो फर्स्ट टाइम आने वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह रिफंड हो गया था। HEC ने हमें खुद भी यही कहा था कि शुरू के 4 महीने आपने सेल्फ मैनेज करनी है चीज़ें, लेकिन अगरचे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से जो है स्कॉलरशिप आपकी स्टार्ट हो जाएगी, एक लाख काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको जो अमाउंट मिलेगी वो 4 महीने के बाद मिलेगी। तो नॉर्मली इतना टाइम तो लगता है, बाद साथियों को कुछ देर सवेर भी हो सकती है, तो इस हवाले से जो है वो है। बाकी एक सवाल जो पिछले इसमें सवालात में ये था कि सफिशिएंट होती है ये अमाउंट या नहीं होती, तो डिपेंड करता है कि आप एक्सपेंसेस जो है वो किस हिसाब से करते हैं। कोशिश करें कि मेरी अपनी जो स्ट्रेटजी रहती थी कि शुरू में जो है अखराजात को ओवरऑल कंट्रोल किया जाए, सिर्फ यही नहीं हर सफ़र में, कि सफ़र में जो है शुरू में अखराजात को जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, तो आमतौर पर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सफिशिएंट हो जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा हाथ को खुला इस्तेमाल करेंगे तो कानून का ख़जाना भी कम पड़ेगा, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक इत्मीनान बख्श अमाउंट हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नॉर्मली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है मलेशिया का, जो कम से कम अगर आप बहुत इकोनॉमिकली होकर यहाँ पर चलते हैं, तो बीइंग स्टूडेंट तकरीबन आपको आपके लिए आई थिंक अराउंड अबाउट 50,000 पाकिस्तानी अमाउंट काफ़ी है आपको, आपके मील के लिए, आपके रेंट के लिए, आपकी बाकी यूटिलिटीज़ के लिए। और सर आखिरी मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि आप जब यहाँ पर है, आपने अपनी फैमिली भी साथ लाई, तो क्या हम बाकी अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ ला सकते हैं? कोई भी स्टूडेंट जब HEC बेस्ड स्कॉलरशिप पे किसी भी कंट्री में मूव करता है, तो डिपेंडेंट वीज़ा पे कौन-कौन से लोग उनके साथ आ सकते हैं? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं ना, इसमें HEC के जो फाइनल अवार्ड लेटर है उसके मुताबिक तो HEC इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हम किसको लेकर आते हैं या किसको नहीं लेकर आते। HEC का कहना ये है कि ये अमाउंट जो है ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, बाकी अब स्टूडेंट जाने उसके मामलात जाने, लेकिन वो हमें मना भी नहीं करता कि आप लेकर नहीं आ सकते। अब ये डिपेंड करता है कि डिपेंडेंट पास पे या हम डिपेंडेंट वीज़ा पे किस को ला सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे रेलिवेंट यूनिवर्सिटी और कंट्री के रूल्स पे। तो हमारा जो मलेशिया के अंदर यूनिवर्सिटी कबंगसान मलेशिया है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया भी कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो इस यूनिवर्सिटी के या इस कंट्री के रूल्स के मुताबिक जो है वो डिपेंडेंट पास पे जो है वो आप अपने बीवी बच्चों को, अपने पेरेंट्स को ला सकते हैं। सिबलिंग्स के हवाले से मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आमतौर पर पेरेंट्स और यानी स्पाउस को और अपने चिल्ड्रन को जो है वो आप ला सकते हैं। ओके, सो अब आप जो न्यू कमर्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, जो लोग अभी भी HEC बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं और वो लोग जो HEC बेस्ड स्कॉलरशिप ऑब्टेन कर चुके हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी स्कॉलरशिप हो, जैसे मैं शुरू में बात की थी वही आखिर में भी करूँगा, कि 4 चीज़ों में से किसी एक को भी इग्नोर ना करें। सही है? आपने PhD करना भी है या नहीं है, आपका मिजाज है भी या नहीं है, तो सबसे पहले अपने मिजाज को देखें, उस मिजाज से रेलेवेंट टॉपिक को देखें, उससे रेलेवेंट सुपरवाइजर्स और यूनिवर्सिटी को देखें, और फिर फंडिंग्स को देखें। फंडिंग्स के दीगर सोर्सेज भी हो सकते हैं जो इंशाल्लाह अगली एपिसोड्स में इंशाल्लाह अंजुम वहीद भाई बता सकेंगे, खुद भी एक आरएशिप पे हैं वो बता सकेंगे, और दीगर हमारे दोस्त मुख्तलिफ फंडिंग सोर्सेज पे हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ HEC स्कॉलरशिप, आपको बहुत सारे दीगर सोर्सेज भी इंटरनेशनली मिल सकते हैं। यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स वगैरह भी सुपरवाइजर्स के पास होती हैं जो वो रिक्रूट करते हैं PhD स्कॉलर्स को। तो ये सारी चीज़ों में फंडिंग का आखिरी मरहला है। सबसे पहला मरहला है कि आपकी रेलेवेंट फील्ड के लिए आप फिट भी हैं या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें मैं उस तरफ आपको मूव करूँगा कि जो कुरान की आयत है ना, जिसमें अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों के बारे में बताता है कि जो दुआ ये करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, कि जो दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें, ए रब हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, हसना अता फरमा, और आखिरत में भी हसना अता फरमा, भलाई, अच्छाई, बेहतरी अता फरमा, और हमें आखिरत के अजाब से बचा ले। तो उससे पहले, उस आयत से पहले कुछ लोगों का अल्लाह ताला ये तज़किरा फरमाते हैं कि वो लोग दुनिया ही दुनिया मांगते चले जाते हैं, तो उनको सिर्फ दुनिया दे दी जाती है, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो आप लोग जब PhD करें तो भले आप पाकिस्तान वापस जाएं, HEC स्कॉलर होंगे तो जाहिर सी बात है आप बाउंड होंगे वापस जाने के लिए, लेकिन दूसरे स्कॉलर जो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट्स पे होते हैं या दीगर उस पे होते हैं, तो आप अगर वापस जाएं या ना जाएं, दोनों सूरतों में जो है कोशिश करें, ऐसे काम करें, ना सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश करें, वो आपका जायज़ और हलाल रास्तों से जो है पैसे कमाना ये आपका हक है, लेकिन कोशिश ये करें कि दीन और दुनिया दोनों की भलाई के लिए जो है कोशिश करें, उम्मत के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए जो है वो बेहतरी की कोशिशें करें।
جی آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑے اچھا سا گائیڈ کیا نئے لوگوں کو. تو ناظرین آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی باقی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آئیں تو ضرور اپریسیشن کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. اللہ حافظ.